हैं भारत के संविधान की। ठीक है, तो वो क्या है और किस प्रकार से हैं उसको हमें देखना है और समझना है। तो थोड़ा सा लिखिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं। कहेंगे कि सो मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सो मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें पहला ही लिखेंगे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, पहला फीचर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो लिखेंगे ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सेकंड लिखेंगे ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से विहित, हिंदी में लिखेंगे सेकंड पॉइंट, विभिन्न स्रोतों से विहित, ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग स्रोत से भारत का संविधान बना है। कल ही हमने देखा था कि इंटरनल सोर्स भी है और एक्सटर्नल सोर्स भी है, तो ये भी क्या इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन और कठोरेपन का मिश्रण, लचीलेपन और कठोरेपन का मिश्रण। ठीक है, मतलब कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है ना, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों है हमारा संविधान। ठीक है, नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, संघीय व्यवस्था एकात्मकता के साथ, संघीय व्यवस्था एकात्मकता के साथ, क्या फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, हाँ BIAS, यूनिटरी बायस यानी कि संघीय व्यवस्था एकात्मकता के साथ, यानी कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, दोनों है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप, कल भी हम लोग बात किए थे कि संसदीय स्वरूप क्या है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, और न्यायिक सर्वोच्चता, हाँ सुपरमेसी, सर्वोच्चता। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोग में दोनों ही मीडियम के लोग हैं, है ना, हिंदी भी है और इंग्लिश वाले भी हैं।
तो हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं कि केवल आपको हिंदी आना चाहिए अगर सिविल सर्विस में जाना है तो। हिंदी के साथ साथ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। भले आप लिखिए हिंदी में, बोलिए हिंदी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तभी अब के जो सिलेबस है और जो स्थितियां हैं, ये केवल यूपीएससी में होता था, अब बीपीएससी में भी हो रहा है। इंग्लिश मीडियम के लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल इंग्लिश वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी वाले लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रेशियो अगर आप देखिएगा प्रोपोर्शनल, तो आप पाइएगा कि इंग्लिश के लोग ज्यादा जा रहे हैं। यूपीएससी में तो ये बहुत दिन से ऐसा चल रहा है कि इंग्लिश के लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो हालांकि कमीशन को आयोग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आयोग को मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ये है कि इंग्लिश में एक तो बहुत ज्यादा लोग अब आजकल अपियर भी हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अब स्कूलिंग जो होती है सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, तो इंग्लिश मीडियम वहीं शुरू से हो जाता है, तो लोग इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट कर लेते हैं और एग्जाम देते हैं। तो इस वजह से पार्टिसिपेशन इंग्लिश मीडियम से ज्यादा हो रहा है, तो सिलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। और सीधी सी बात है कि जब पार्टीशन ज्यादा होगा तो रिजेक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो रिजेक्शन भी ज्यादा है, रिजेक्शन भी ज्यादा इंग्लिश मीडियम का हो रहा है। कमीशन को केवल इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कमीशन को यह चाहिए कि जिसका हिंदी मीडियम है उसका इंग्लिश भी अच्छा हो, और जिसका इंग्लिश मीडियम है उसका हिंदी भी अच्छा हो। मतलब हिंदी वाले जो हैं वो इंग्लिश से परहेज ना करें और इंग्लिश वाले हिंदी से परहेज ना करें। अब जैसे कि मैं सर्वोच्चता बोल रहा था बार बार, और आपने बोला सर इंग्लिश में आपने क्या बोला, इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको पता हो खुद से कि सर्वोच्चता को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। क्योंकि आप जब लिखिएगा तो आपके अंदर थॉट्स डेवलप हिंदी में ही होंगे ना जी, आप अंग्रेज नहीं हैं, आप भारतीय हैं। ये समस्या हमारे साथ, हम लोग अपना इंग्लिश कैसे लिखते हैं, सब लोग कैसे लिखते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं, राइट और रॉन्ग। विचार हिंदी में आता है और अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, देन हम लिखते हैं। हम वी आर नॉट इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन इंग्लिश में सोचता है और इंग्लिश में लिखते हैं, इसको दिक्कत नहीं होती। इसलिए आपके पास वोकैब्स की आवश्यकता पड़ेगी कि आप जो सोचिए उसके लिए इंग्लिश वर्ड आपके दिमाग में हो, और वो रहेगा तभी आप लिख पाइएगा। हिंदी मीडियम के साथ ये एकदम ध्यान रखना होगा कि हिंदी मीडियम में लोग इंग्लिश से एकदम परहेज कर लेते हैं, एकदम छुआछूत वाला बात कर लेते हैं कि हम तो इंग्लिश लिखेंगे ही नहीं, हम तो इंग्लिश बोलेंगे नहीं, हमारा तो मीडियम हिंदी है। इंग्लिश वालों का तो काम निकल जाता है, हिंदी वालों का काम नहीं निकलता है। क्योंकि आप अगर बीपीएससी पीटी का ही प्रश्न लीजिएगा तो पेपर के ऊपर जो एक पेज होता है जिसमें नोटिस टाइप का जो इंफॉर्मेशन होता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर प्रश्नों में किसी प्रकार का गड़बड़ी पाया जाता है तो इंग्लिश वाले प्रश्न को देखा जाएगा, हिंदी वाले प्रश्न को नहीं। मतलब अगर हिंदी में कुछ गलत टाइप करके आ गया है ना, और आप हिंदी वाला बना दिए, अब बाद में आप कोर्ट में केस करिएगा कि हिंदी में गलत लिखा था, तो कोर्ट का तो आयोग कह देगा कि आप नोटिसवा ठीक से पढ़े नहीं है। तो बहुत बार दिक्कत होता है कि हिंदी के शब्द ही नहीं समझ में आते हैं, इतना टफ हिंदी, जटिल हिंदी रखा जाता है। तो इतनी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए कि आप तुरंत इंग्लिश वाला कॉलम खोलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में आपसे सवाल गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़िएगा तो सवाल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज होता है और हिंदी में टफ वर्ड यूज होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी का पेपर कोई व्यक्ति तैयार नहीं करता है। मैं तो यहां आपको ट्रांसलेट करके लिखा दूंगा अपने मेमोरी में, आप भी ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा, लेकिन आयोग जो पेपर तैयार करता है ना, वो गूगल ट्रांसलेट होता है। यह दिक्कत है, समझिए समस्या कहां पर है। पेपर तैयार होता है मूलतः इंग्लिश में और ट्रांसलेशन दे देता है गूगल बाबा को कि आप कर दीजिए, तुरंत डाल करके गूगल ट्रांसलेट मार देता है। और गूगल से जो हिंदी आती है वो जबरदस्त हिंदी आती है जी। तो हिंदी अब तक कभी सुना नहीं होगा आपने, ग्लोबलाइजेशन, ये तो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा ना कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब हिंदी आता है तो आता है विश्वव्यापीकरण। अब समझने वाला का हालत खराब, जबकि ग्लोबलाइजेशन का साधारण हिंदी होता है वैश्वीकरण। लेकिन वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विश्वव्यापीकरण। कभी कभी तो हद होता है, लिखता है जगतीकरण। अब हिंदी मीडियम को यही नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
ये दिक्कत है गूगल ट्रांसलेशन का, और आयोग यही काम कर रहा है। तो मूल तैयार हुआ है इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश वाला मान्य होता है। इसलिए ध्यान रहे कि दोनों ही भाषा के विद्यार्थियों को दोनों ही भाषा पर कमांड रहे। इंग्लिश मीडियम हो तो हिंदी में लिखने में, हिंदी में करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में हिंदी तो क्वालिफाइंग पास करना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी पास तो करना है। इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है बीपीएससी में, मेंस में इंग्लिश कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं। आपके पास जो पेपर आएगा वो सब इंग्लिश में आएगा मैक्सिमम। आपको लिख के भेजना होगा तो इंग्लिश में लिख के भेजना होगा, तो नहीं आएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको दोनों ही भाषाओं पर समानांतर रूप से काम करना है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसा बना हुआ है, सिस्टम का दोष है। ये ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, ये है बहुत अच्छी चीज है, मैं उसको मान नहीं, मतलब खुद इससे ठीक चीज नहीं है ये, क्योंकि भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है इसका इंग्लिश। अगर भारत पिछड़ा हुआ है तो इसका रीजन है इंग्लिश, क्योंकि हमने हर जगह इंग्लिश का भूत सवार करके रखा हुआ है। और आप विदेश में जाइएगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आप फ्रांस में जाइएगा, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है, फ्रेंच भाषा में पढ़ाई होती है। आप जर्मनी जाइएगा, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है, जर्मन भाषा में पढ़ाई होती है। आप जापान जाइएगा, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है, जापानीज में होती है। चीन जाइएगा, चीन में पढ़ाई चाइनीज भाषा में होती है, इंग्लिश में नहीं होती। इंग्लिश में पढ़ाई केवल इंग्लिश देशों में होती है, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि अमेरिका, जिनकी इंग्लिश अपनी मदर टंग है। और जहां पर इंग्लिश मदर टंग नहीं है, वहां पे उनके अपने रीजनल लैंग्वेज, उनके अपने मदर टंग में पढ़ाया जाता है। हमारा मदर टंग हिंदी है। अगर देश को विकसित बनना है तो हमें हिंदी में पढ़ना चाहिए और हिंदी में पढ़ाना चाहिए, और इंग्लिश को एक विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में कहीं पे कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कहीं पे कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, इसलिए हम पूरा का पूरा लड़ाई हमारा भाषा में लड़के हो जाता है। ये सरकार की समस्या है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, तो सिस्टम जैसे चल रहा है उस तरीके से आपको करके सिस्टम का पार्ट बनना होगा। हाँ, सिस्टम का पार्ट बन जाइए, ईश्वर की कृपा से अपने मेहनत से उस स्तर पे पहुंचिए जहां पे आप सिस्टम को ठीक कर सकते हो, जहां पर आपकी काबिलियत से व्यवस्था ठीक हो सकता हो, तो वहां जाकर के इस सिस्टम को ठीक करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन फिलहाल चूंकि सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको अपनी जो नॉलेज है उसको वहां पर लेके जाना होगा। आप इंग्लिश का विरोध इसलिए ना करें क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है, यह तरीका नहीं है। इंग्लिश का विरोध आप इसलिए करें क्योंकि इंग्लिश के वजह से देश में दिक्कतें हो रही है ना। इंग्लिश पढ़ना कोई बुरा बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इंटरनेशनल आप जाएंगे यूरोप घूमने के लिए तो कौन सा भाषा बोलिएगा, इंग्लिश से बोलिएगा ना, क्योंकि जो वैश्विक ग्लोबल भाषा है वो इंग्लिश है। भारत से बाहर आप जाएंगे तो वहां आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन भारत के अंदर शिक्षा पद्धति में हिंदी को वरीयता पे रखना ये सरकार की पहली प्राथमिकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से भारत एक ऐसा देश है जिसने अभी तक अपना राष्ट्रीय भाषा निश्चित नहीं किया। हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का। मातृभाषा तो है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और इसी वजह से ये तमाम तरह की समस्याएं और दिक्कतें जो है सो आ रही है। ठीक है, खैर, तो संसदीय संप्रभुता बनाम संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है, ये भी हमारे देश की संविधान की विशेषता है कि इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक बैलेंस बनाया, एक संतुलन बनाया है। तो दोनों के बीच क्या चल रहा है, संतुलन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है,
नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय पंथ निरपेक्षता। इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय पंथ निरपेक्षता। सुनते होंगे लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, सेक्युलरिज्म। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश में सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आगे इन सब की व्याख्या करेंगे तो वहां पे बात करेंगे कि क्या अंतर होता है इसमें। नेक्स्ट, एडल्ट एज फ्रेंचाइजी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। एडल्ट एज फ्रेंचाइजी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र संस्थाएं। स्वतंत्र संस्थाएं। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। थ्री टायर गवर्नमेंट, उपबंध। थ्री टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। थ्री टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। ठीक है। चलिए, कितना हो गया जी? हाँ, 18, 18, हाँ, 16, 18 ले। किसी का 18, किसी का 16, कैसे हो गया जी? हाँ, 18 ही है ना? चलिए। हाँ हाँ, अलग अलग है। हाँ, अच्छा, ओके, कोई नहीं। चलिए, त्रिस्तरीय सरकार, थ्री टायर गवर्नमेंट। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज, जिसको कहते हैं थ्री स्टेट। सबको समझाएंगे अभी।
सर पर 1-to-1 बात करेंगे तो आपके पास लिस्ट हो गया, ये महत्वपूर्ण आपकी ये है। और आप अगर बीपीएससी मुख्य परीक्षा का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, या आईएएस मुख्य परीक्षा को, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा को अगर आप देखेंगे तो इन जो टॉपिक्स जो केवल मैंने अभी लिखा है आपको, इन प्रॉपर टॉपिक से सवाल बना है बहुत बार, बहुत बार। बीपीएससी में भी हमेशा आप उठाइए देखिए पेपर, आपको दिख जाएगा पंथ निरपेक्षता बनाम धर्मनिरपेक्षता विवाद, आपको दिख जाएगा संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता, है ना, आपको दिख जाएगा ये डीपीएसपी मौलिक अधिकार के संबंधित जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इस यहां से हमेशा बनता है। तो इसलिए ये आपका दायित्व है कि आप इसको समझने का प्रयास करें कि क्या है और किस प्रकार से है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसको कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो देखिए, तो एक इसके रीजंस तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्यों है, क्योंकि ये एक ही है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या है, एक ही है, इसीलिए इसको कहते हैं लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, और ये बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी और स्थानीय शासन के लिए भी, सबके बारे में चर्चा है ना। तो हमारा जो देश है इंडिया, तो इसमें इंडिया, इसके साथ जो 28 स्टेट हैं, है ना, प्रोविंसेस और 8 यूटीज, इन सब के लिए हमारे देश में तो एक ही कानून है, मतलब एक ही संविधान है। तो चूंकि इतने बड़ा देश के लिए एक ही संविधान होगा तो सीधी सी बात है कि बड़ा होगा, है कि नहीं। अब एक परिवार है, छोटा परिवार कैसे होता है जी, न्यूक्लियर फैमिली कैसे होता है, जब आप परिवार से बंटवारा कर लेंगे तब ना। आपका शादी हो गया, अब माता पिता से कह दिए कि अब साथे रहने लायक माहौल नहीं है ना। बताइए, जिस माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, सारा कितना मान सम्मान और दुलार से माँ जो है वो अपने पुत्र का विवाह करती है जी, करती है ना, इसी आस में करती है कि भाई बहू आएगी, सुख के दिन आएंगे, है ना, आनंद आएगा, इसलिए खूब बढ़िया से धूमधाम से माता पिता शादी करते हैं। लेकिन आप देखिए भारतीय समाज का ठीक तरह से वर्तमान में अगर आप मूल्यांकन करिए तो शादी के समय तो खूब हर्षोल्लास रहता है जी, शादी के उपरांत आफ्टर दिस मैरिज, है ना, जाके उस परिवार का थोड़ा अध्ययन कीजिए तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा होता है। और कुछ ही वर्षों के पश्चात क्या हो जाता है, जो पुत्र होता है वो माता पिता से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो जब सेपरेट हो गया तो न्यूक्लियर हो गया, छोटा फैमिली हो गया, असाथे है तो बड़ा है। तो पूरा भारत का संविधान एक के है तो बड़ा है, ऐसे में कुछ कुछ लोग अलग हो जाए, अपना संविधान अपना अलग रख ले तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक तो सीधा सा रीजन है कि हमारा संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान एक यूनिटरी में है ना, एक प्रकार से क्या है, एक यूनिट में बंधा हुआ है ना, अब पूरा देश के लिए एक ही है, इसी के वजह से इसका रीजन है कि ये क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। थोड़ा सा लिखिएगा, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटेन, Indian constitution are classified into written like the American Constitution। भारत का संविधान, भारत का संविधान अमेरिका के संविधान के जैसा लिखित संविधान है, ठीक है।
It is a very comprehensive, elaborated and detailed document. It is a very comprehensive, elaborated and detailed document, so that it's the largest written constitution of the world. So that it's the largest written constitution of the world. ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है जी? तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? एक तो जटिल है ना, क्योंकि तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है. ठीक है, और विस्तारित है, लिख लेंगे किया. जटिल, विस्तारित. विस्तारित मतलब कि बड़ा, जटिल, विस्तारित, और सभी चीजों को व्यवस्थित तौर पर, डिटेल्ड, व्यवस्थित तौर पर लिखा गया दस्तावेज है, जिसके कारण यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. ठीक है, और इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस फैक्टर्स के वजह से यह बड़ा हुआ है. अगर आपको लिखना हो कि किन फैक्टर्स के वजह से बड़ा हुआ है, तो लिखेंगे पहला हिस्टोरिकल फैक्टर्स, है ना. ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण. ठीक है, तो पहला तो ऐतिहासिक कारण है इसके बड़ा होने का, दूसरा इसका भौगोलिक कारण भी है इसका बड़ा होने का, तीसरा लिखेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स मतलब केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान. केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान. ठीक है, और इसके अलावे नेक्स्ट लिखेंगे द डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व. संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व. वकीलों का प्रभुत्व. ठीक है, अब देखिए, तो बड़ा होने के रीजंस आपके 3-4 फैक्टर्स हैं आपके पास, है ना. मुख्यतः कि क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्टर. हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे इसको बड़ा बना देता है जी? तो आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 या यूं कहें कि लास्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे तमाम चीजें इसमें लिया गया है ना जी. तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के वजह से भी भारत का संविधान बड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में सब में से कुछ ना कुछ लिया गया है. ठीक है, तो इसलिए अब इसकी ऐतिहासिकता के कारण भी क्या है, ये बड़ा हो गया है. ज्योग्राफी आपने लिखा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर है, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर किस प्रकार से है? तो चूंकि पूरे भारत के लिए एक ही है, और पूरे भारत में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है. नॉर्थ ईस्ट का अलग सीन है इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट का अलग सीन है इंडिया में, साउथ का अलग सीन है इंडिया में, साउथ वेस्ट का अलग सीन है इंडिया में, साउथ ईस्ट का अलग सीन है. यानी कि हमारा देश जो भारत है, इसकी ज्योग्राफी जो है वो भी एक समान नहीं है जी, नहीं है. एक ही टाइम पे हमारे देश में कहीं पर बहुत गर्मी होती है तो कहीं पर बहुत ठंडा होता है.
एक ही टाइम पर हमारे देश में कहीं बाढ़ होता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। देश छोड़िए, हमारे राज्य की स्थिति है, हमारे बिहार स्टेट के अंदर में उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा रहता है और दक्षिण बिहार में सूखा पड़ा रहता है। ये एक ही साथ हमारे बिहार में होता है। तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है। तो इस डाइवर्सिफिकेशन के वजह से भी संविधान जब बना, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके बना। इस वजह से क्या हो गया, संविधान बड़ा हो गया। क्लियर है। इसके अलावे आपने लिखा कि बोथ मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, तो केंद्र राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, तो सीधी सी बात है कि बंटवारा नहीं है तो बड़ा होगा ही होगा। और लास्ट लिखा आपने कि डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा भारत का संविधान सभा था उसमें उस समय वकील लोग बहुत सारे थे, कानून के जानकार, अटॉर्नी सब, और मैक्सिमम लोग तो कानून बाहर से पढ़ के आया था, विदेश से। तो जहां पर कानून के जानकार होते हैं वो कानून के हर चीजों को बारीकी को क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस वजह से भी क्या हो गया, संविधान बड़ा हो गया। तर्क समझ में आ रहे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो क्यों है, इसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर काम कर रहा है, हिस्टोरिकल फैक्टर काम कर रहा है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंट्रल स्टेट्स एंड डोमिनेंस ऑफ एडवोकेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है। ये सारे कारक जो हैं, ये सारे कंपोनेंट मिल करके क्या कर देते हैं, संविधान को सबसे बड़ा बना देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि यही सारे कारक जो हैं वो क्या करते हैं, तो संविधान को सबसे बड़ा बनाते हैं। ठीक है, बाकी इनको आप एलोबरेट अपने शब्दों में चाहे तो और ज्यादा कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स आपको ये हैं जो आपको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दूसरा लिखे थे हम, लिखे थे ना, विभिन्न स्रोतों से विहित। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या था, तो लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन, most of its provision from the constitution of various others countries, as well as various other countries, as well as from the Government of India Act 1935, from the Government of India Act 1935। भारत का संविधान, भारत के संविधान के प्रावधान, भारत के संविधान के प्रावधान अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया है, अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से भी, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से भी प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसी कारण से ये जो लाइन आपने लिखा कि भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधान के अध्ययन के बाद या उनसे प्रावधानों को लिया गया है, इसको बहुत ही प्राउडली संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने विश्व के सभी संविधानों की रिसाइकलिंग की है, विश्व के देश के सभी संविधानों का क्या किया है, अध्ययन किया है, और उसके अध्ययन के पश्चात हमने भारत का संविधान बनाया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बेहतर संविधान है। तो ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो है, अलग अलग स्रोतों से हमने अलग अलग चीजों को लिया। जैसे कि
अब अगर महात्मा गांधी को आप देखेंगे, है ना, गांधी एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिनको सिविल सर्विस में आपको हर लेवल पे पढ़ना है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह पर महात्मा गांधी जो है सो आपको सामने आएंगे। तो गांधी के व्यक्तित्व को अगर आप देखेंगे तो गांधी कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व भगवत गीता से सबसे ज्यादा प्रभावित था, है ना, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही धार्मिक ग्रंथ है सनातन का, जो युद्ध के मैदान में, है ना, इसको दिया गया था। कहते हैं कि आप मैनेजमेंट का सबसे बड़ा किताब अगर कोई है तो वो है भगवत गीता। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि किस प्रकार से तुमको युद्ध करना है और युद्ध क्यों आवश्यक है, या ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे के क्या निहितार्थ हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो सब चीज इसमें बताया उन्होंने। तो महात्मा गांधी भगवत गीता का सबसे ज्यादा प्रभाव था, लेकिन इसके अलावे कुछ अन्य जो स्कॉलर्स थे उनकी किताबें गांधी ने पढ़ी थी, उनका भी बहुत, उनके लोगों का भी बहुत ज्यादा इन पर योगदान था, जैसे कि रस्किन, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय को गांधी ने पढ़ा था, रस्किन को गांधी ने पढ़ा था, दिदरो को गांधी ने पढ़ा था, और पढ़ा तो बहुत लोगों को था, लेकिन इन लोगों की किताबों ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर डाला। जैसे हमारे और आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिस व्यक्ति की गुणवत्ता से हम प्रभावित हो जाते हैं, इंपैक्ट हो जाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम वैसी चीजों को अपने जीवन में लाए जैसे सामने वाले की चीजें उसके लाइफ में है। तो क्या होता है, हम उससे इंस्पायर्ड होते हैं, हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमारा संविधान क्या ऐसे ही इंस्पिरेशन लिया, अलग अलग देशों के संविधान से इंस्पिरेशन लेकर के हमने एक बेहतर संविधान बनाया। तो बेहतर व्यक्ति कौन है? जो अलग अलग पर्सनालिटी को देखा, अध्ययन किया, और जहां जहां उसको अच्छी चीजें लगी उसको अपने पर्सनालिटी में शामिल कर लिया। तभी ना हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति से क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान पूछ लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही इंपॉर्टेंट है ना, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो। एक बार अगर आपको अंदर में ज्ञान आ गया तो आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आप जो थे उससे आप बेहतर हो जाएंगे। यही ऑब्जेक्टिव भी होता है एजुकेशन का, शिक्षा का, है ना, कि आप उस प्रकार से चीजों को करें या देखें। तो कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी इन सभी लोगों का इस प्रकार से इंपैक्ट था, ठीक है, और इसी इंपैक्ट के तहत ये सारी चीजें जो है सो हो रही थी। नेक्स्ट लिखेंगे कि द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दार्शनिक हिस्सा, संविधान का दार्शनिक हिस्सा, द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन derive its inspiration from the American Constitution and Irish Constitution. American Constitution and Irish Constitution. ओके, फिलोसॉफिकल पार्ट, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा अमेरिका के संविधान और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, दार्शनिक हिस्सा। तो दार्शनिक हिस्सा मतलब फिलोसफी जैसी बात है। फिलोसफी समझते हैं क्या होता है? एक तो फिलोसफी को हमारे समाज में थोड़ा निगेटिव तौर पर लिया जाता है। कोई आदमी ज्यादा उधर बोलता है तो गाँव में सब क्या कहेगा, जी ज्यादा फिलोसफी झाड़ रहे हैं, चुप रहिए, नहीं कहेगा, कह देता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि फिलॉसफी होता क्या है। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी विचार है, और विचार क्या है? विचार हथियार है। विचार सबसे बड़ा हथियार होता है जी, विचार से बड़ा बम कोई नहीं। परमाणु बम भी उतना खतरनाक नहीं जितना कि विचार नाम का बम खतरनाक होता है। कहते हैं कि जब औरंगजेब सत्ता में था, मतलब सत्ता में आने वाला था, बाप उसका शाहजहां शासक था, तो शाहजहां चाहता था कि उसका बेटा दारा शिकोह शासक बने, लेकिन उसका जो
दरा सिकोह ही सबसे बड़ा बेटा था, तो उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से भी सिकोह को बनना चाहिए था। लेकिन आप दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़िएगा, मुगलों का इतिहास पढ़िएगा, तो वहां उत्तराधिकार के नियम का पालन नहीं होता था। वहां पे था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होगा वही सत्ता में आएगा, ये वाली थियरी वहां पे चलती थी। तो औरंगजेब ने क्या किया, दरा सिकोह को मार दिया, अपने बड़े भाई को, और शाहजहां को क्या किया, जेल में कैद कर दिया और शासक बन के बैठ गया। जब शासक बन के बैठ गया तो लगा कि उसकी मतलब तबीयत लगातार शाहजहां की बिगड़ रही थी, मरने वाली स्थिति में था, मतलब लगातार वो कमजोर हो रहा था, तो उसको जेल में कैद किया हुआ था। तो अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि भाई अब पूछो उनकी आखिरी इच्छा क्या है, पिताजी की आखिरी इच्छा क्या है, उनकी जो आखिरी इच्छा होगी उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि अब क्या, अब तो मैं राजा बन ही गया। सिपाही गए पूछने के लिए कि भाई सम्राट ने पूछा है, आप बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, सुल्तान जानना चाह रहे हैं। उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे कुछ बच्चों को दे दो कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, मतलब मेरा मन लगा रहेगा, कुछ बच्चे मेरे पास भेज दो। सिपाही आए, औरंगजेब को कहा कि साहब ज्यादा कुछ उन्होंने डिमांड नहीं किया है, उनका बस एक ही डिमांड है कि कुछ बच्चे उनको दे दीजिए जिसको कोई पढ़ाए। औरंगजेब ने कहा कि भाई तो बहुत नॉर्मल सा चीज है, इसमें क्या दिक्कत है, भेज देते हैं, राजा हम बन ही गए, कंपटीटर था उसको मार ही दिए, बूढ़ा बाप है मांग रहा है तो दे देते हैं पढ़ाने के लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन इस बात को उसने अपने मंत्रियों के सामने रखा, अपने मिनिस्टर्स के सामने, होता ना राजा मंत्री के बीच अपनी बात रखते थे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, क्या किया जाए। तो उसके मंत्रियों ने कहा, रज्जाक नाम का उसका एक मंत्री था बड़ा फेमस, उसने कहा कि देखिए अगर आप इन मतलब उससे शाहजहां से पूछिए कि अपने पिताजी से कि उनको और कुछ चाहिए, हीरा जवाहरात राज्य इवन कुछ भी, उनको सब दे दीजिए, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चा मत दीजिए, युवाओं को मत भेजिए उनके पास। बोले क्यों? बोला आप जानते नहीं हैं, वो ऐसा विचार उनके मन में डालेगा ना कि जब वो बच्चे वहां से आएंगे तो आप पे बम बन के फूटेंगे। हथियार से ज्यादा खतरनाक होता है विचारों का हथियार। आपके मन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी जाएंगी कि आप ब्लास्ट कर जाइएगा। राम को राज्याभिषेक की घोषणा हुई, कई तो बड़ी प्रसन्न थी कि अच्छा बात है, जैसा राम सुमित कौशल्या का बेटा वैसे मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उनके अंदर उनके विचारों को गंदा करने का काम किसने किया? मंथरा ने बार बार दिमाग में डाला कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, राम राजवा बनेगा तो उसकी माता तो राजमाता हो जाएगी कौशल्या। अभी ना राम अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब राजा बनेगा तो प्रभुता पाई कोई न मद माही। प्रभुता प्राप्त करने के बाद किसको मद नहीं होता है, किसको अहंकार नहीं होता है। अभी राम कुछ नहीं है तो अहंकार नहीं है, कल राम राजा बनेगा, सिंहासन पर बैठेगा, सारी राज्य उसके अंतर्गत हो जाएगा, तब उसके पास घमंड आ जाएगा। ये तो नियम है। जब ये सब निगेटिव विचार लगातार उसने कैकेयी के मन में डाला कि भाई राम की माता बनेगी राजमाता, तुम बन जाओगी उनकी दासी, तुम्हारा स्टेटस वही हो जाएगा जो भी हमारा स्टेटस, हम तुम्हारा दासी है ना, तो हम तुम्हारा कैसे अर्दली कर रहे हैं, वही तुमको करना पड़ेगा। किसका? माता कौशल्या का, क्योंकि उनका बेटा राजा होगा, और तुम्हारा बेटा भरत अंगरक्षक बनेगा, बॉडीगार्ड बन के घूमना पड़ेगा। ये सब बात कैकेयी के मन में नहीं था। सबसे ज्यादा राम को किसी ने माना था, प्रेम किया था तो कैकेयी ने किया था, लेकिन विचारों का विष उनके कानों में इतना घोला गया कि वो दिमाग तक पहुंचा। पटना एसएसपी का मैसेज आ रहा है। हाँ, क्या देख रहे थे? हाँ? ट्रेन, ट्रेन पकड़ना है? कहां से ट्रेन आती है आपकी? मुंगेर से क्लास करने आते हैं आप? घर जाना है? कब है ट्रेन? 2 बजे है ना? तो वहीं देख रहे हैं, यहाँ स्टेशन जाने में 15 मिनट लगेगा, पैदल जाइएगा तो, ऑटो से जाइएगा तो 5 मिनट में पहुंच जाइएगा। और कोई मामला नहीं ना है? हाँ, तो ये पहला टाइम था, नेक्स्ट टाइम खाली बोलेंगे नहीं, ठीक ना?
तो क्या हुआ कि इस मतलब विचार ही तो था, कोई युद्ध हुआ? युद्ध तो नहीं हुआ। अब विचार के वजह से वो निगेटिव विचार डाला गया उनके मन में, और उस निगेटिव विचार का रिजल्ट क्या हुआ कि जिसको राजा बनना था वो बनवासी हो गया 14 वर्ष का। बिना युद्ध लड़े ये हुआ ना, तो कैसे हुआ? नकारात्मक विचारों की वजह से हुआ। ऐसे विचार पॉजिटिव भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। बरदराज की कहानी आपने सुनी होगी, मंदबुद्धि बालक बरदराज, पढ़े होंगे आप किताबों में, स्कूल में पढ़ना था। बरदराज के गुरुजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी समझदारी ही खत्म हो गई थी, पढ़ ही नहीं पाता था। उसके समय के विद्यार्थी बहुत आगे निकल गए, वो पीछे छूट गया। अंतिम में गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया कि भाई तुम जाओ अपने घर पिताजी के काम में मदद करना, अब यहाँ पे आश्रम में भी रहोगे और पढ़ोगे भी नहीं तो रहने का क्या मतलब है? तो गुरुजी ने कुछ चना दे दिया कि भाई लो चना चबेना खाते हुए जाना। रास्ते में भूख लगी तो एक कुएं पर बैठ के किनारे बैठ गया, बैठ के चना खाया। पानी पीने को लगी तो पानी पीने के लिए जब पानी निकालना शुरू किया तो पानी निकालने के लिए उसने वो रस्सा को देखा कि एक मामूली सी नारियल की रस्सी से एक बाल्टी बंधा हुआ था, जो अभी गांव में हम लोगों ने भी यूज किया बहुत पहले बचपन में अपने, जब कुआं होता था। अब तो कुआं धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उसने देखा कि उस कुएं पे जो मामूली सी नारियल की रस्सी है वो बार बार जो पानी खींच रही है, तो इससे जो पत्थर का जो बना हुआ जो उसका चबूतरा है, जो उसका धाड़ी है, ये तो इस पर ये रगड़ खा करके यहां पर पूरा पतला हो गया है। कौन? पत्थर। पत्थर पतला हो गया है मामूली सी नारियल की रस्सी के घिसने से। तब वहीं से बरदराज के मन में स्वयं एक विचार उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान, आ रसरी आवत जातते त सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से। जड़ मति मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, एकदम जड़ मतलब कि एकदम कितना ठोक पिट दीजिए उसको, कहिए कि 2 + 2 4 होता है, कहेगा नहीं 2 + 2 3 होता है। उसको कहते हैं जड़, एकदम उसको बुझाइए नहीं रहा है। तभी क्या कहते हैं कि करत करत अभ्यास के तो जड़ मति हो तो सुजान। जड़ मति भी होगा अगर वो, तो क्या हो जाएगा? सुजान, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी अच्छा करेगा। कैसे? तो करत करत अभ्यास के तो जड़ मति हो सुजान, और रसरी आवत जाते, लगातार अगर रस्सी आ रहा है, मामूली सी नारियल की रस्सी 2 बार जोर से खींचे तो टूट सकता है, लेकिन वो काफी कमजोर है, फिर भी क्या करता है? तो इसके आने जाने से सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर, पत्थर पर भी निशान पड़ जा रहा है, यानी पत्थर को भी कमजोर कर दे रहा है। तो ताकत किसमें है? प्रयास में है, प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सक्सेस। सफलता का सबसे बड़ा स्रोत होता है अभ्यास। वो विचार बना और उसी विचार से बरदराज वापस हो गया जी, नहीं गया घर, वापस आया गुरुजी के पास, बोला कि नहीं गुरुजी, अब मेरे अंदर ये विचार आया है, अब मैं फिर से पढ़ूंगा और आज से हमको पढ़ाइए। 1 महीना बाद अगर रिजल्ट नहीं दिया ना तो आप हमको भेज दीजिएगा घर। उस विचार से मोटिवेट होके आया। तो ताकत किसमें है? विचार में। बम से ज्यादा ताकतवर होता है विचार, क्योंकि बम भी किसने बनाया जी? विचार ही ने ना। किसी के अंदर तो आइडिया उत्पन्न हुआ और उसी आइडिया को उसने क्या किया? कन्वर्ट किया अपने बम के तौर पे। महर्षि कनाद, एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, सबसे पहले एटम का कंसेप्ट किसने दिया? महर्षि कनाद ने दिया था। हमारे दर्शन में पहले से ही है। तो फिलोसफी का क्या होता है? विचार होता है, और विचार सबसे बड़ा हथियार है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफिकल पार्ट है वो 2 चीज है, एक फंडामेंटल राइट और दूसरा डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट यूएसए से, ये आपने कल ही पढ़ा था, और डीपीएसपी आयरलैंड। तो ये जो इसका फिलोसफिकल पार्ट है ये अलग अलग देशों से हमने लिया है, और इसलिए कहा जाता है कि जो मूल अधिकार है वो देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। और जो डीपीएसपी है वो राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो फिलोसफी वही लोग दे सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं जो ज्ञानी हो, जिन्होंने अध्ययन किया हो। तो फिलोसफी देना
या फिलॉसफी की बातें करना, विचारों की बातें करना, ये मजाक का विषय नहीं होता है। फिलॉसफी के वजह से ही कितने देश कितने आगे निकल गए, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री की एक किताब आती है, उसके राइटर हैं डॉक्टर दयानाथ वर्मा, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी किताब सिविल सर्विस के लिए, है ना। हालांकि बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है, तो हम लोगों ने उसको पढ़ा था। उसमें एक लाइन लिखा हुआ कि यदि फ्रांस में रूसो न होता, वाल्टेयर न होता, मोंटेस्क्यू न होता, तो क्रांति न होती। फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई थी, 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसने कहा कि ना रूसो नहीं होता, वाल्टेयर नहीं होता, मोंटेस्क्यू नहीं होता, तो क्रांति नहीं होती। ये कौन से लोग थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर, ये बम बनाने वाले लोग थे? ये ईट पत्थर फेंकने वाले लोग थे? नहीं, ये लिखने वाले लोग थे, ये लिखते थे जी, ये लोग राइटिंग करते थे। लेकिन इनके लिखने में इतना धार था कि उसको पढ़ करके लोगों ने क्रांति कर दिया। वही दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया सॉरी फ्रांस, फ्रांस के जो शासक था उस समय लुई 16 की पत्नी थी मैरी एंतवानेट। मैरी एंतवानेट उसकी बीवी का नाम था। कहते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दीनानाथ वर्मा लिखते अपनी किताब में कि मैरी एंतवानेट यदि अपने सजने संवरने पर ज्यादा टाइम लगाती तो संभव था कि फ्रांस की क्रांति थोड़ी विलंब से होती। मतलब सजती संवरती कम थी और राजनीति में ज्यादा ध्यान लगाती थी, पॉलिटिक्स ज्यादा करती थी। एक बार फ्रांस के लोग महंगाई के वजह से तख्तियां लेके रोड पे घूम रहे थे और वो कह रहे थे रोटी दो, रोटी का डिमांड कर रहे थे। तो मैरी एंतवानेट छत पे चढ़ गई, माइक लगा लिया और माइक में अनाउंसमेंट किया कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते हैं, केक खा लीजिए, केक से पेट भर लीजिए। एंतवानेट को यह भी नहीं पता था कि केक रोटी से महंगा होता है, और वो इस तरह के अनाउंसमेंट कर रही थी। इस वजह से फ्रांस में क्रांति हुआ और दोनों पति पत्नी को फांसी हुआ। जनता ने दिया, चौराहे पर दिया। क्यों? क्योंकि समझते नहीं थे। तो विचारों को आप दबा करके नहीं रख सकते हैं। विचार अगर सकारात्मक हो तो क्रांति कर सकता है, और विचार यदि नकारात्मक हो तो नाश करा सकता है। तो पूरा का पूरा ताकत किसमें है? विचार में है, आइडियोलॉजी में है। इसलिए आइडियोलॉजी बेहतर होना चाहिए, वही आपको एक कंस्ट्रक्टिव लाइफ देगा, वही आपको एक डिस्ट्रक्टिव लाइफ देगा। कोई आके अगर आपके पिताजी ने आपको डांट दिया और आपका अच्छा मित्र है तो आपको समझाएगा, बोलेगा पिताजी है, डांट दिए क्या हो गया, है ना। आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया तो आप पे अधिकार है उनका, डांट दिए। और कोई नकारात्मक दोस्त है ना, कोई बेवकूफ को अपने दोस्त बना लिया है, वो कहेगा तो हर है। हाँ, क्या सदाम हुसैन है? सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दी क्योंकि अमेरिका के लिए वो खतरा बन रहा था। अपने देश के लिए वो ठीक था, इराक का था वो, अपने लिए वो ठीक था, अपना आवाज उठा रहा था। अपने आवाज उठाने में क्या दिक्कत थी, लेकिन इराक चूंकि कमजोर देश था तो उसने पकड़ के उसको मार दिया। बिल्कुल मिस करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि अच्छा था सद्दाम हुसैन, इराक के लिए अच्छा था, इराक के लिए उसने अच्छा सोचा। अब जरूरी थोड़ी है कि कोई, अब अमेरिका क्या, अमेरिका एक बनिया का देश है जी, वो अपना लाभ देखता है हर जगह। और उसका हाल वही है जैसे पड़ोसियों का हाल होता है। जब पड़ोसी आदमी आपको खूब सपोर्ट करेगा और चाहेगा कि आप आगे बढ़िए, आप बढ़िया हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा आपका पड़ोसी कि आप उससे ज्यादा आगे बढ़ जाइए। जिस दिन आप उससे ज्यादा आगे बढ़ने लगिएगा ना, सबसे पहले आपका टांग वही खींचेगा। क्योंकि यहां हर व्यक्ति का यही पॉलिसी है कि आप आगे बढ़िए, लेकिन हमसे ज्यादा आगे मत बढ़िए, क्योंकि हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाइएगा तो हमारा बात कौन सुनेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। और इराक को अपने नीचे रखना था, और सद्दाम हुसैन रहता तो ये एक्सेप्ट नहीं करता कभी, तो उसको आतंकवादी बताकर उसको मार दिया, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी थी, अपने देश के लिए आइडियोलॉजी थी। क्या गलत कर रहा था वो? तो इस तरह की चीजें चलती हैं वर्ल्ड के अंदर में, होता है। हिटलर, हिटलर क्या था? हिटलर का जन्म क्यों हुआ? हिटलर का जन्म इसी वजह से हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में
अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने मिलकर के जर्मनी को दबाया था पूरा। इसलिए यही दीनानाथ वर्मा अपने वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब में लिखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की संधि की धारा 280, वर्साई की संधि जो हुई थी 1918 में फ्रांस के महल में, कहा कि उसी दिन यह लिख दिया गया था उसी धारा में 280 में कि सेकंड वर्ल्ड वार तो होके रहेगा। ये लाइन लिखा नहीं था, लेकिन उसका मतलब यह था। उसमें लिखा क्या गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए पूरी तरीके से अगर कोई दोषी है तो कौन है? तो पूरी तरीके से दोषी जर्मनी है, जबकि दोषी सब लोग थे। और उसमें यह कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना खर्चा हुआ है उस सारा खर्चा जर्मनी सबको देगा, वापस करेगा। क्या था? आप किसी को दबा रहे हैं, तो जब किसी को दबाइएगा तो अंतिम में ब्लास्ट ही ना होगा जी। ये तो फिजिक्स का नियम है, साइंस का नियम है। किसी को कितना भी दबाइएगा, पंप करिएगा तो क्या होगा? अंतिम में ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट किया, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की संधि न्यायपूर्ण हुई रहती तो संभव होता कि 1939 का द्वितीय वर्ल्ड वार होता ही नहीं, सेकंड विश्व युद्ध होता ही नहीं। लेकिन न्यायपूर्ण नहीं हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार की ट्रीटी, इसके वजह से वहां पे वो घटना घटी। तो हर घटना के पीछे, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई आइडियोलॉजी काम कर रहा है। अब डिपेंड्स ये है कि जहां पर पॉजिटिव आइडियोलॉजी काम कर रहा है वहां पर अच्छा चीज हुआ, जहां निगेटिव आइडियोलॉजी काम कर रहा है वहां पर नकारात्मक चीज है। इसलिए विचारों पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाहिए। विचार अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो कुछ भी करा सकता है ना। आप पढ़ रहे हैं, अभी मन कर रहा है घूम के आए, घुमा के आए किसी को, है ना। तो ये घूमने घुमाना तो चलता रहेगा ना, लाइफ का पार्ट है। लेकिन इस घूमने घुमाने के चक्कर में कैरियर का इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाएगा तो ये आपके लिए नकारात्मक हुआ कि सकारात्मक हुआ। लेकिन उस विचार को आपने रोक लिया कि नहीं, अभी हमारा काम हमने पढ़ना है, अपने कैरियर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, एक सही जगह पर लेके जाना है, पॉजिटिव हो गया आपके लिए। विचार हर तरह के जन्म लेते हैं, लेकिन आप किस तरह के विचारों को अपने अंदर प्रमोट करते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खैर, तो इसका जो आइडियोलॉजिकल, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो फंडामेंटल राइट है और इसका ये है, ठीक है, डीपीएसपी है। ओके, नेक्स्ट लेंगे कि द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का राजनीतिक हिस्सा। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been largely drawn from the British Constitution, draw from the British Constitution। ठीक है, संविधान का राजनीतिक हिस्सा बड़े स्तर पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, बड़े स्तर पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। हाँ, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि ब्रिटेन का संविधान कुछ अलिखित नहीं है ना। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं और याद भी करते हैं, सब कुछ उसके यहां भी लिखा हुआ है। लेकिन अलिखित इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, अपनी परंपराओं को फॉलो करता है, जिससे राजा को आज तक लेके चलना, ये क्या है? उसकी परंपरा है, उसका ट्रेडिशन है। तो उसके जो भी नियम जो चल रहे हैं वो बहुत सदियों पुराने हैं और वो सब उसके परंपरा और ट्रेडिशन के बेस पे चल रहे हैं। अलग तरीके से कहीं से उसको नहीं उसने लिया है, अपनी ही परंपराओं को उसने रिट किया है। ठीक है, इसी वजह से उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन उसके यहां भी सारी बातें लिखित रूप में हैं। अलिखित बस इसलिए उसको कहते हैं कि उसके सारे लिखावट पर उसकी परंपरा, उसके ट्रेडिशन का इंपैक्ट है। अब जैसे हमारे यहां माता तुलसी का पूजा, ये सदियों परंपरा है। स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग हमारे सनातन संस्कृति में सदियों पुराना है, तो परंपरा के तौर पे हम इसको लेके चल रहे हैं ना। आज भी दीपावली के समय हम स्वस्तिक बनाते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज भी महिलाएं जो हैं, माताएं जो हैं, वो तुलसी की पूजा करती हैं। सामान्य तौर पे हमारे हर घर के आंगन में तुलसी माता का भी एक पौधा होता है ना। ये क्या है? ये लिखा हुआ है? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? परंपरा है। और परंपरा ही कानून के तहत हम लोग मान रहे हैं। माता पिता का सम्मान करना कोई कानून है जी? परंपरा है। तो परंपरा ये हमारे सनातन के अंतर्गत ये परंपरा है। इस परंपरा को हमें क्या करना है?
मानना है और उस परंपरा को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बार परंपरा ही आपके लिए कानून बन जाता है। ब्रिटेन के साथ वही स्थिति है कि परंपरा ही क्या है, कानून है, इसलिए उसको कहते हैं उसका संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जैसे कि मंत्रिमंडल व्यवस्था है ना, लिख सकते हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक है। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो ये सब हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा पॉइंट जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। भारत का संविधान रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, भारत का संविधान कठोरेपन और लचीलेपन में, भारत का संविधान कठोरेपन और लचीलेपन में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब देखिए, यानी हमारा जो संविधान है ना, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब कि कठोर भी है और लचीला भी है। अब देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण वर्ल्ड में कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जी जो रिजिड है, यानी कि कठोर संविधान? अमेरिका, अमेरिका का संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल कौन है? ब्रिटेन का संविधान, वो फ्लेक्सिबल है। अब भारत में दोनों है, तो आपको यह समझना होगा कि भाई रिजिड और फ्लेक्सिबल होता क्या है। तो जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए उसको क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल। हम बम फोड़ने लगा चाहिए भाई, दिवाली आ गया क्या भाई? अभी तो दुर्गा पूजा आएगा, उसके बाद ना दिवाली आएगा। तो रिजिड किसको बोलते हैं? तो रिजिड बोलते हैं जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से ना हो पाए, बहुत मुश्किल से हो, उसको कहेंगे रिजिड। आज जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो अब देखिए कि भारत का जो संविधान है वो दोनों है। इसका मतलब कि भारत में आसानी से भी संशोधन हो जाता होगा और बहुत मुश्किल से भी होता होगा। अमेरिका का संविधान रिजिड इसलिए है कि उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, कुल 13 अनुच्छेद के साथ, मात्र 13 अनुच्छेद, इसलिए कहते हैं उसको विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। और अभी तक के जो अमेंडमेंट उसमें हुए हैं वो मात्र 26 हुए हैं। तो आप समझ ही लीजिए कि मतलब क्या जो रेशियो है वो कितना कम है, जबकि हमारा संविधान से कितना पहले का संविधान है। उसमें हम अभी तक अभी हम गुलाम बन रहे थे। 1789 हम लोग अभी गुलाम बन रहे थे। 1776 में अमेरिका अपनी स्वतंत्रता का घोषणा किया और उस समय हम गुलाम बन रहे थे। 1773 में हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यानी एक तरफ अमेरिका स्वतंत्र हुआ और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। तो हमारा संविधान दोनों ही है। और देखिए ये बहुत अच्छी चीज है
व्यक्ति को भी कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, रिजिड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जहां सिद्धांत का बात हो, जहां अपनी प्रतिष्ठा का, इमेज का बात हो, वहां उसको क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। लेकिन जहां लगे कि थोड़ा बहुत नरम हो करके बात बन जाए, बात निकल जाए, तो नरम हो जाना चाहिए। मतलब परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हम रिजिड हैं तो रिजिडे हैं, है ना। एक आया था ना मूवी झुकेगा नहीं, आया था नहीं, साउथ इंडिया वाला सब एक बनाया था मूवी, है पुष्पा। हाँ, नाम समझ के क्या करता है, फ्लावर समझा है क्या आप, फायर है ना, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। तो जो इसी को, जो झुकेगा नहीं उसी को रिजिड कहते हैं। तो जो झुकेगा नहीं वो टूटेगा, वो तो फिल्म ना था जी, तो बच गया। रियल लाइफ में कोई कहेगा कि झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, तब पुलिस तोड़ेगी फिर बढ़िया से, ऐसा सजा के डंडा मारेगी स्पाइनल कॉर्ड पर, मेरुदंड पर, कि तुरंत आदमी झुक जाएगा। आदमी टाइट काहे खड़ा है जी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, मेरुदंड ठीक है। एक डंडा सरिहार के अगर दे दीजिए डांड पर, यानी कि कमर पर, तो सब कोई वो झुक जाएगा, नहीं झुक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन में खत्म हो जाएगा, वायर लूज हो जाएगा, वायर लूज जैसे लूज हुआ आदमी झुक जाएगा। ऐसा व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा व्यक्ति को भी होना चाहिए, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी, कि जब लगे कि भाई इस समय हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आज जब लगे कि नहीं यहां पे हमें फ्लेक्सिबल होना ठीक नहीं है, रिजिड रहना, तब रिजिड रहना चाहिए। अगर केवल कोई फ्लेक्सिबल भी हो जाए तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा झुकते रहेंगे तो आप गुलाम बन जाइएगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि कब झुकना है और कब टाइट खड़ा रहना है, तो आप ठीक तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा संविधान भी ऐसा ही बना है कि ये कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल है और कुछ मामलों में रिजिड है, दोनों का मिक्सचर, इसलिए कहते हैं संतुलन है। देखेंगे थोड़ा सा, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स, एक कठोर संविधान में, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर ए स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर इट्स अमेंडमेंट। एक कठोर संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान, फॉर दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई रिजिड अगर संविधान होगा तो उसके में अगर संशोधन करना है ना, तो विशेष प्रक्रिया करनी पड़ेगी, स्पेशल प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन is one that can be, a flexible constitution, एक लचीले संविधान में, a flexible constitution is one that can be amended in the same manner as ordinary laws are made. एक लचीले संविधान में संविधान संशोधन के लिए ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जो एक साधारण कानून बनाने के लिए किया जाए,
फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारे देश में ऐसे ही होता है जी। हमारे देश में क्या होता है, दोनों है, मतलब कुछ संशोधन एकदम साधारण तरीके से हो जाएंगे, कुछ के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी। तो इसलिए कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिस देश के संविधान में संशोधन करना मुश्किल हो या मुश्किल से हो पाए, या संशोधन के लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़े। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो जिस देश के संविधान में संशोधन आराम से हो जाए, आसानी से हो जाए, जैसे कि कोई साधारण कानून बनता है वैसे ही अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट कहेंगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एग्जाम्पल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a unique example of a combination of rigid and flexibility। भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अद्वितीय उदाहरण है। भारत का संविधान कठोरेपन और लचीलेपन का एक अद्वितीय उदाहरण है। The Indian Constitution is a unique example of combination of rigidity and flexibility। Clear है? Is that clear? What is the real meaning of rigidity and flexibility? ठीक है, कि इसका वास्तविक मतलब क्या है और भारत किस प्रकार से एक है। नेक्स्ट में लिखेंगे ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन may be called, a constitution may be called rigid or flexible, may be called rigid or flexible on the basis of its amending procedure या अमेंडिंग प्रोसीड्यूर। किसी देश के संविधान को कठोर या लचीला, किसी देश के संविधान को कठोर या लचीला उसके संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कहा जा सकता है। ठीक है, अगर संशोधन आराम से हो जाए तो कहेंगे कि फ्लेक्सिबल है, और संशोधन करने के लिए विशेष कोई आयोजन करना पड़े, कोई विशेष चीजें करनी पड़े, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। अब घर में मौसा जी आए हैं तो आराम से जो आप खा रहे हैं वही खिला दीजिएगा, क्योंकि मौसा से आपका दिक्कत है। लेकिन घर में अगर जीजा जी आए हैं तो ओकरा तो स्पेशल करना पड़ता है ना जी, क्योंकि चीफ गेस्ट है कि नहीं, वो चीफ गेस्ट होते हैं। मामा आए हैं, मामा चीफ गेस्ट नहीं होते हैं जी, मामा चीफ गेस्ट होते हैं नहीं, मामा तो अपने बहन के यहाँ आए हैं, तो मामा को जो मम्मी खा रही है वही खिला देगी। दामाद जी आए हैं तो मम्मी जो खा रही खिला देगी, नहीं खिलाएगी, वह स्पेशल दे पड़ेगा, है ना, स्पेशल उनको बढ़िया से करना पड़ेगा। तो जहां पर आराम से संशोधन हो जाए वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। और जहां पर अगर संशोधन करने के लिए स्पेशल सिचुएशन की आवश्यकता पड़े तो वो है रिजिड। और इंडिया दोनों का क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है ये, हम मतलब हमारे संविधान से हम एक व्यक्तित्व में भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी सीख सकते हैं। तो व्यक्तित्व अगर पूरा फ्लेक्सिबल होगा तो कोई उससे डरेगा नहीं, कोई उससे सहमेगा नहीं, है कि नहीं। अगर व्यक्तित्व बहुत रिजिड हो जाए, बहुत कठोर हो जाए, तो कोई उससे बातें करना पसंद नहीं करेगा कि भाई तो राक्षस है, हालतें खराब कर देगा, है कि नहीं, होता है ना। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, व्यक्ति को दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। आप देखते हैं जब आप कुछ मोबाइल छूते हैं या कुछ भी करते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बैन करता हूं, रोकता हूं। क्यों रोकता हूं,
क्योंकि ये क्लास के अनुशासन के खिलाफ है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने आए हैं, तो उसका अपना एक मैनर है, अपनी एक डिसिप्लिन है। तो ये क्या है, उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस क्या है, रिजिडिटी का एग्जाम्पल है ना। ठीक है, लेकिन फिर जब मैं कोई चीज आपको समझाता हूं, बताता हूं, तो मैं खुद बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके साथ हंसी मजाक करता हूं, ताकि आप मजाक मजाक में चीजों को समझ जाएं। ये क्या, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो व्यक्ति को अपने अंदर में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर रखना चाहिए, ताकि हर तरह के लोग और हर तरह के स्थितियों में आप अपने आप को बना ले। अब कहीं पे मान लीजिए किसी का डेथ हुआ है और आप जाके वहां पे हंस रहे हैं, बहुत, अरे कोई बात नहीं, मर गए क्या दिक्कत है, हंस रहे हैं, मस्ती मजाक में आप पकड़ रहे हैं, लोग कहेगा ये पागल है। वो फ्लेक्सिबल आदमी है, वो जाके वहां लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई रिजिड आदमी है, वो गया वहां पे उतना मुंह बना के अपना घूम रहा है कि वो लोग आकर के उकरे हाल चाल पूछे, परिवार का हाल चाल नहीं पूछे, वो गया तो लोग उकरे आगे हाल चाल पूछे कि आप कैसे आ गए। तो दोनों ही परिस्थितियां तो गड़बड़ है ना। लेकिन वास्तविक परिस्थिति या बढ़िया व्यक्तित्व तो क्या होगा कि सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन दे, है ना, परिस्थितियों के हिसाब से वो रिएक्ट करे। तो उसको कहते हैं आप कि वो क्या है, उसका जो पर्सनालिटी है वो सिचुएशन के हिसाब से ढलने वाला है, सिचुएशन के हिसाब से वो चीजों को ये कर लेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना था फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें लिख लीजिए, थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिलेगा नोट करके। ये वाली जो पॉइंट्स अभी आपने लिखी है इसमें, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। The Indian Constitution provides for 3 types of amendment. 3 types of amendment. ठीक है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी। भारत का संविधान 3 तरह का संशोधन प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। भारत का संविधान 3 तरह का संशोधन प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, पहला सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल, या 50% स्टेट्स, है ना। विशेष बहुमत के साथ 50% राज्यों का समर्थन, है ना, या आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो साधारण बहुमत समझते हैं, सिंपल मेजोरिटी जिस पर सरकार चलती है। ऐसा अभी सरकार मोदी जी की चल रही है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी कितना पर है, कितने सीट पर सरकार बनी है, सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, हाँ कितना, 245 46, हाँ 50+1 तो कितना, 252। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 से ज्यादा चाहिए, 272 से ज्यादा सांसदों का समर्थन लोकसभा में, 272+ सांसद का समर्थन है यदि लोकसभा में, तभी मोदी जी की भी सरकार इसलिए चल रही है पूर्ण बहुमत की सरकार, क्योंकि इनके समर्थन में 272 से ज्यादा सांसद हैं। इनके अपने पार्टी के 303 है इनके, और इनका अलायंस जोड़ दिए तो 350 से ज्यादा हो जाता है। इनके पास तो बहुत समर्थन है। लेकिन सरकार जैसे अब 24 का चुनाव होना है, तो ये फिर से प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब इनके पार्टी के कम से कम 272 से ज्यादा सांसद लोकसभा में जीत के आएंगे। इसको कहते हैं साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से साधारण तरीके का चीज हो जाता है ना। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा क्षेत्र बदलना है, इस संविधान संशोधन का जरूरत नहीं है।
साधारण बहुमत से हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से। विशेष बहुमत होता है 2/3, 2/3। तो 2/3 थोड़ा सा टफ चीज है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट काम करने के लिए होता है, कुछ महत्वपूर्ण काम करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए। कोई मोस्ट डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, जैसे कि जीएसटी था, राज्यों का कर वसूलने का अधिकार, लगाने का अधिकार छीना गया उससे, तो ये बहुत बड़ा काम था। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, तो इसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। इसलिए हमारे यहां संशोधन 3 तरह का होता है, परिस्थितियों के हिसाब से है। साधारण परिस्थितियां हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा, और गंभीर परिस्थितियां हैं तो गंभीर स्थिति चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं है ना? तो आप इसको ध्यान रखें, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, संघीय व्यवस्था एकात्मकता के साथ। अब ये क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक के बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या? बातें सब समझ में आई? समझ आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।